मदद करने में, ठीक है ना। तो 2 दिन का समय हम लोग भी दिए हैं, आप लोग वहाँ से आए हैं, तो ठीक है। और सर आप फिर से एक बार अपना अगस्त 2022 को मंडलायु के चेयरमैन थे, उनके घर से ये यात्रा शुरू बिहार का कार्यक्रम करते हुए 10 को आपके रीवा में प्रवेश की। रीवा एसआई भीम सिंह पटेल जी के घर से मध्य प्रदेश का कार्यक्रम शुरू हुआ और 8 फरवरी तक आपके मध्य प्रदेश में रहेगी। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में करिए 17 फरवरी 2024 को समाप्त होगी। यानी कि 2023 का आने वाला जो साल है वो पूरा गुजर जाएगा। अभी 14 महीना करीब है, यात्रा और चलेगी। ये एक बड़ा कार्यक्रम है। दरअसल यात्रा का जो मकसद है वो अपने लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, संगठित करना और जिस तरीके से वो आपसी भेदभाव में जो फैला दिया गया है, पाखंड फैलाया गया है, ऊंच नीच वगैरह जो चीज़ें हैं उनसे वो दूर रहें और एका बनाएं। उन चीज़ों से बाहर निकल के ओबीसी, SC आपस में एकता बनाएं, संगठन बनाएं, जागरूक हो, क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमें हमारा अधिकार मिलेगा नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि पहले हम जागरूक होता है, शिक्षित होना एक होता है, जागरूक होना। शिक्षित होना एक अलग विषय है। शिक्षित के मुकाबले एक होता है जागरूक होना। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जो शिक्षित ज़्यादा नहीं है लेकिन जागरूक बहुत है। जैसे अगर हम अपने महापुरुषों में बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर जिन्होंने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी, और अगर शिक्षित जागरूक की बात करें तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर से बड़ा उदाहरण दुनिया में कोई है नहीं। ठीक है, तो दोनों तरह के लोग जागरूक होते हैं, शिक्षित जागरूक और कम शिक्षित जागरूक। प्रश्न है जागरूक होना अपने अधिकारों के। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, मैं सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि जो भी पॉलिसी बनती है, जो योजना बनती है, जिसके थ्रू लाभ दिया जाता है, कानून बनता है, वो सब संख्या के हिसाब से ही बनता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, शादी है या जो भी, तो वो प्रोग्राम जब होता है तो हम पहले ये तय करते हैं कि मेहमान कितने आएंगे। जब मेहमानों की संख्या तय हो जाती है तभी उनके भोजन की, रुकने की, खाने की जो भी व्यवस्था है वो सारी चीज़ें हो पाती हैं। अगर संख्या पता नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जब हम अपने छोटे से घरेलू फंक्शन में बिना संख्या के, बिना नंबरों के कुछ नहीं कर सकते व्यवस्था, तो आप सोचिए 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में बिना संख्या के कैसे सरकार ये चीज़ें कर सकती है। रजिस्टर इसमें नाम लिखा जाए। हमारे ओबीसी के लोगों, कुछ लोगों के यहाँ भी नाम नंबर हो जाएगा ना, जो डाटा कलेक्ट। सबकी आप पेड़ पौधों को भी देखते हो, घोड़ा, गधा, बिल्ली, खच्चर सबकी गिनती होती है। अगर सरकार के बस में होता तो कीट पतंगों की भी गिनती कर डालती, लेकिन जिनकी करनी चाहिए उनकी गिनती नहीं कर रही है। तो हमें तो कभी कभी ये उलझन होती है समझने में कि हम लोग इंसान हैं या जानवर हैं। मतलब कीट पतंगे की श्रेणी में क्या आते हैं जो हमारी गिनती सरकार नहीं करती, क्योंकि जानवरों की भी गिनती करती है। अगर जानवर होते तब भी गिन लिए जाते, कीट पतंगों की श्रेणी में रखे हुए हैं, है ना। तो हमें अगर अपना अधिकार चाहिए तो सबसे पहले जाति जनगणना को लेकर के संगठित होना पड़ेगा। जब जाति जनगणना होगी तब ये पता चलेगा कि हम कितने हैं, हमारा हिस्सा कितना है और हमें दिया कितना है, और अगर हमें कम मिला है तो कितने हमारा हिस्सा खाया हुआ, वो तभी क्लियर हो पाएगा। अंकल, हमारे समाज में अंकल जी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे, डायरी निकालिए, कैमरा पकड़े हैं, कितने पुरुष हैं, कितने रोजगार हैं, कितनी नौकरियां हैं, ये जनगणना से ही क्लियर होगा। ठीक है, जातियों की गिनती से। उसके बाद मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो है एक मिनी संविधान है।
एक तो संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, एक मिनी संविधान है मंडल कमीशन, जो विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के हितार्थ तैयार एक सबसे बड़ा दस्तावेज है। वो कहता है कि इनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए। मंडल कमीशन कहता है कि पिछड़े वर्गों को जिनके पास जमीन नहीं है, उनके पास भूमि जो सीलिंग कानून यानी कि भूमि सुधार कानून बना करके ऐसे लोगों को जमीन मुहैया कराई जाए रहने के लिए और खेती के लिए। ठीक है, यही है। शिक्षा के लिए ठीक, पैसे की व्यवस्था की जाए। वित्त निगम यानी कि जो धन की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं होती हैं उनका गठन किया जाए। वो कहता है कि हमारे बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाए। हमारे जैसे हमारे आपके बच्चे हैं, अब वो लखनऊ, दिल्ली, कोटा, भोपाल, अगर हमारे पास क्षमता नहीं है तो हम नहीं भेज पाएंगे, कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, क्योंकि अगर वहाँ भेजने का मतलब ये पढ़ाई के अतिरिक्त कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च, रहने का, खाने का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। अगर बच्चा जब वहाँ जाता है तो कुछ चीज़ें और भी हो जाती हैं, खर्च तो होते ही हैं बाहर रह के। रिपोर्ट कहती है कि हमारे बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो, इसके लिए सरकार यह करे कि हर शहर कस्बे में हॉस्टल्स बनाए, सरकारी छात्रावास, जिसमें हमारे बच्चे निःशुल्क रहने की और खाने की व्यवस्था उनको मिले ताकि वो पढ़ सके। अच्छा, एक बात और है, रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो हमारे आबादी के क्षेत्र है उनमें इंग्लिश मीडियम सरकारी कॉन्वेंट स्कूल संचालित हों, ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके देश विदेश में जा कर के अपना रोजगार तलाश सकें, जॉब कर सकें या आगे बढ़ के उन्नति कर सकें। क्योंकि भाई हिंदी मीडियम का जो सिस्टम है वो उत्तर भारत तक ही सीमित है, आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो हिंदी का जो क्षेत्र है वो सीमित है, पर इंग्लिश का वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो रिपोर्ट कहती है कि ऐसी व्यवस्था करो ताकि हमारे बच्चे भी इंग्लिश की शिक्षा लें। साथ में हमारे लोगों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाए जाएं, जो उनके लिए योजनाएं बनाएं। हमारे लोगों के लिए अलग से जो हुनरमंद जातियां हमारे में हैं, जैसे बड़ई समाज के लोग हैं और क्या नाम जो है लोहार समाज के लोग हैं, कुम्हार समाज के लोग हैं, ऐसी कई हुनरमंद जातियां हैं जिनका अपना पेशा है, अपना हुनर है। तो इनके लिए टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था की जाए इनके हुनर के अनुसार, और इनको जो है अलग से ये अपना रोजगार व्यवसाय डाल सकें, उसके लिए अलग से फंड इनको दिया जाए। और इनके लिए स्पेशल आयोग और कल्याण बोर्ड के अलावा स्पेशल वित्तीय निगम बने, जिसमें केवल इन्हीं जातियों का अध्यक्ष से लेकर सचिव सदस्य तक हो, दूसरी जाति का न, भले ही वो ओबीसी क्यों हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर दूसरी जाति का घुस जाएगा तो उनकी हकमारी करेगा। ठीक है, तो बड़ा स्पष्ट लिखा है ना। हमारे लोगों को लोकसभा विधानसभा में पूरी अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, जनसंख्या की वृद्धि की जाए। अभी 27 की मांग है, लेकिन जनसंख्या को गिनो, उसके बाद जितनी हमारी संख्या है उतना संसाधनों में हमें हिस्सा दो। तो ये पूरा आर्थिक रूप से उन्नति के लिए हमारे लोगों को रोजगार के लिए पैसा मुहैया कराओ। पढ़ लिख कर हर कोई तो नौकरी नहीं कर सकता है, किसी को मिलती है नौकरियाँ 1-2% मिलती है, वो भी वही लोग काबिल हैं। तो बाकी के लोग हमारे क्या करेंगे? सही बात। उनके लिए आप फंड की व्यवस्था करो, उनको आप प्रमोट करो ताकि वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तमाम तरह की जो सिफारिशें हैं जो रिपोर्ट में की है मंडल कमीशन ने, वो अगर लागू हो जाती हैं तो समूचे जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए ये समझ लीजिए कि इस धरती पर जो कहा जाता है ना कि स्वर्ग पता नहीं है कि नहीं, हाँ, लेकिन आज इस धरती पर हमारे लिए नर्क जरूर है। पर अगर रिपोर्ट लागू हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसी धरती पर हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग का जीवन किसका है? जिसको कोई कष्ट नहीं है। कष्ट कैसा नहीं है? जिसके पास अच्छा मकान है, खाना अच्छा बढ़िया खाना है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया कपड़े पहनता है ना, अच्छी एजुकेशन दिला सकता है अपने बच्चे को। अगर उसको अमेरिका जाना है कल तो जा सकता है फ्लाइट से। यही स्वर्ग है ना, यही स्वर्ग है और कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। कोई बीमारी गंभीर देश में जाकर इलाज करा सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है।
10-5 लाख रुपए की व्यवस्था उसके पास रहती है, दिक्कत नहीं है। इसको समझना पड़ेगा और कहीं नहीं है इसके अलावा, स्वर्ग और नर्क सब धरती पर ही, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर व्यवस्था में आ जाती हैं, लागू हो जाती हैं, तो यहीं पर हमारे लिए स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। अब ये स्वर्ग कैसे बनेगा, उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे सर ने कहा। और कीमत क्या है, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तन से, मन से, धन से, हर तरह से कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष करने वालों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये यात्रा है। इसमें हमने और भी सिफारिशों और भी मांग की है, जैसे हमारे किसान भाई हैं, हम लोग सभी किसान ही हैं, किसान भाई हैं। होता क्या है कि अगर हमें 10 लाख का KCC चाहिए तो 6 महीना चप्पल चटकानी पड़ती है इधर से उधर, उसमें भी वो 4% 5% मैनेजर ले लेता है। हमारे हाथ में आता है भाई 8,000 9,000 6,000 और उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज, और नहीं जमा कर पाए तो ठीक है। तो हमारी डिमांड ये भी है कि हमारे किसान भाइयों के लिए बिना शर्त के 25 लाख तक के लोन की व्यवस्था हो, ताकि वो खेती के साथ साथ में अपना व्यवसाय कर सके और खेती को बिजनेस घोषित किया जाए, ताकि कम से कम जब घाटा लगे तो हमें भी तो सरकार मुआवजा दे। जो बैंक, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको क्या होता है कि थोड़ा सा घाटा लगा, अरबों कमा चुके हैं, लेकिन 1 लाख का घाटा लगा, कह देते हैं साहब हमें तो घाटा हो गया, हम दिवालिया हो गए, अब हम कुछ नहीं दे सकते। वो पूरा पैसा लूट के भाग जाते हैं। पैसा किसका है, हमारा, ठीक है। हमारे समाज के OBC SC ST समाज के जो हमारे बच्चे हैं, वो कोई रोजगार करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम वहाँ जाते हैं तो वही लोग बैठे हैं, वो हमें देते नहीं हैं बैंकों में। तो ये कोटा फिक्स हो हमारे लिए, व्यवसायिक लोन अलग से होता है हर किसी के लिए। जैसे मान लीजिए कि SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तमाम जो बैंक हैं, सबको अलग अलग धन वितरित होता है कि आपको 1 लाख रुपया साल में किसी बिजनेस करने वाले को देना है तो आपको 2 लाख देना है, आपको 10 लाख देना है। लेकिन हमारा व्यक्ति जाता है, उसको नहीं दिया जाता है, जो उनके लोग बैठे उन्हीं को मिलता है। तो जब हमारा कोटा होगा तो मजबूरी में देना पड़ेगा। तो हमारा कोटा फिक्स किया जाए उसमें बिजनेस लोन में, ताकि हमारे नौजवान जो है वहाँ से, हमारे पास मान लीजिए 2 लाख रुपया पड़ा है, 2 लाख अगर और मिल जाए तो हम रोजगार डाल लें। तो अगर वो 2 लाख हमें वहाँ से मिल जाएगा, हम अपना बिजनेस कर लेंगे। लेकिन वो 2 लाख नहीं मिलता है, इसके चक्कर में हम बिजनेस नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे पास पूरी ईमानदारी है, पूरा टैलेंट है, समर्पण है, हम मेहनत कश लोग हैं। हमारा आज तक देश में जितने भगोड़े हैं इस इंडिया के, जो हजारों करोड़, दसियों हजार करोड़, लाखों करोड़ लेके भागे हैं, आप उनकी लिस्ट और जाति सार्वजनिक करिए। अगर हमारे समाज का OBC SC ST एक भी निकल आएगा, हम उस दिन मांगना बंद कर देंगे। हम उस दिन अपना कोटा नहीं मांगेंगे अगर एक भी भगोड़ा हमारे समाज का हुआ। हम दावे के साथ ये बात कहते हैं। हमारे लोगों को मिलता ही नहीं तो लेके भागेंगे कहाँ से? भागेंगे तो वो जिनको मिल जाता है। उन्होंने कहा हमें 10,000 करोड़ चाहिए, ठीक है कल ले जाओ, बैंक उनके घर पहुंचा देती है। और हमारे लोगों को 10,000 के लिए 6-6 महीने चप्पल चटकानी पड़ती है, ये नो डूज, वो नो डूज, ये क्लियरिफिकेशन, वो क्लियरिफिकेशन, ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र, उसमें भी उसका कमीशन है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के ही ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी ने समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। समय बहुत हो गया है, सर्दी का मौसम है और घर के भी काम होते हैं। आप सभी को पुनः आभार। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जवाहर। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।